हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और स्वागत है आपका आनंद परमार क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करेंगे 1 मई से बनने वाले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे बनने वाले महत्वपूर्ण फैक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे अरे रुकिए ज़रा, अभी कल के हम क्वेश्चंस की डिस्कस तो कर लें एक बार। ठीक है, तो इसी के साथ पहले हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसे कि डीआरडीओ ने एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी विकसित की थी और इनमें से कितने ब्लेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिए थे? तो 60। ठीक है, अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में रिसर्च फर्म यू गवर्नमेंट की 2021 टेक्नोलॉजी रैंकिंग में कौन फर्स्ट पर था? तो वो था गूगल। ठीक है, इसी के साथ भारत के राष्ट्रपति ने 29 अप्रैल 2021 से कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्य को निभाने के लिए राजेश बिंदल को नियुक्त किया था। किसको? राजेश बिंदल को। अप्रैल 2021 में किसे भारत अर्थ मूवेश लिमिटेड अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया था? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ब्रजराज शर्मा। ठीक है, इसके साथ जो सनमुखप्पा बसप्पा सिद्नाल का अप्रैल 2021 में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये थे राजनीति से संबंधित। ठीक है, रेलवे ने 6 ऑक्सीजन एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन निम्न में से किस राज्य को वितरित की है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा था ऑप्शन डी, यानी कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी के साथ अप्रैल 2021 में निम्नलिखित में से वित्त वर्ष 2022 के लिए अपने भारत के विकास के उन्नयन को 8% से बढ़ाकर 11% कर दिया है, वो किसने किया था? तो एडीबी। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अप्रैल 2021 में कोविड-19 के भारतीय वेरिएंट के पहले मामले की पुष्टि किसने की है? तो वो की है स्विट्जरलैंड ने। ठीक है, तीरंदाजी विश्व कप में निम्नलिखित में से कौन अप्रैल 2021 में ग्वाटेमाला में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय महिला रिकर्व टीम की हिस्सा रही है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी था, ए बी सी दोनों। दीपिका कुमारी, जो अंकिता भकत है, कोमलिका बारी, ये तीनों जो है कि तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाली रिकर्व जो टीम थी उसकी सदस्य रही है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोट। तो वो क्या है? कहीं जीत बाकी है, कहीं हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहीं से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो केवल एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। क्या? अभी तो पूरी किताब बाकी है। इसी के साथ सकारात्मक सोच के साथ आज के करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए आज का पहला प्रश्न। किस देश ने भारत से आने वाले सभी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो किस देश ने लगाया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, लगाइए। राइट आंसर क्या आएगा इसका? जो राइट आंसर आएगा यूएई। ठीक है, यूएई जो देश है इसने जो है कि यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विमानों पर प्रतिबंध लगा दिया है भारत से आने वाले। ठीक है, यानी कि भारत से जो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय विमान जाएंगे वो यूएई नहीं जा सकते, उस पर रोक लगा दी है। अब ये यूएई यानी कि अबू धाबी जिसकी राजधानी है, ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात के नाम से इसे जाना जाता है। इसके बारे में हम महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जान लेंगे। जैसे कि कोरोना वायरस की जो खराब होती स्थिति यानी कि दूसरी लहर को देखते हुए 25 अप्रैल से 10 दिनों के लिए भारत पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण के जो मामले हैं वो बहुत अधिक वृद्धि होती जा रही है। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो यूएई है उसने भारत के साथ कई देशों पर भी जो है कि प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस दिग्गज का कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो भाई लोग किसका निधन हुआ है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन जो सी है, राजन मिश्रा। जो राजन मिश्रा है ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक दिग्गज अभिनेता है, यानी कि एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। इनको कोरोना की चपेट में आने से 70 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है राजन मिश्रा का। तो अब इनका निधन हो गया है। इनको जो है कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है और ये 70 साल के थे, इनका निधन हो गया है। ये बनारस राजघराने से संबंधित थे। ठीक है, इसके अलावा ये एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे और उन्होंने 2007 में कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। 1978 में श्रीलंका में अपना पहला संगीत कार्यक्रम इन्होंने किया था। इतनी बातें इंपॉर्टेंट है और 70 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। किस देश के पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में अपने बसे हुए द्वीपों पर भारतीय पर्यटकों के रुकने के लिए रोक लगा दी, यानी कि यहाँ पर रुक नहीं सकते?
किसने भाई? ऑप्शन ए हमारा ए हो जाएगा मालदीव। जो मालदीव देश है जिसकी राजधानी माले है, इसने जो है कि पर्यटन मंत्रालय ने, इसका जो पर्यटन मंत्रालय है, इसने अपने जो भारतीय देश के जो द्वीपों पर जो भारतीय पर्यटक रुकने वाले लोग थे उन पर रोक लगा दी है। तो इससे रिलेटेड बात हम जानेंगे। जैसे कि इसने रोक लगाई है तो इसने कहा है कि जो पर्यटन को कम से कम सुविधा, जो असुविधा होगी उसको जो है कि सुरक्षित बनाने के लिए हमारे प्रयास में जो है कि सहयोग किए जा रहे हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। लेकिन एक बात ये है कि हम ये फैसला कोविड-19 की दूसरी लहर के बीच लेते हैं, ठीक है। ये बात इनने कही है इनके पर्यटन मंत्रालय ने, यानी कि जो अपने बसे हुए द्वीप है उन पर भारतीय पर्यटकों को रुकने से रोक लगा दी है मालदीव देश ने, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले आपको पता ही है। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस राज्य में तत्काल प्रभाव से रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगा दी है? तो कहाँ पर हुए भाई चुनाव? कहाँ पर है? क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, दीदी की नगरी, ठीक है। यहाँ का जो चुनाव आयोग है उसने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यहाँ पर जो रोड शो था और वाहन रैलियाँ या रैली निकाली जाती थी उनको जो है कि प्रतिबंधित कर दिया है पश्चिम बंगाल राज्य ने, ठीक है। अब चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में तत्काल प्रभाव के रोड शो और वाहन रैली पर रोक लगाई है। इसने बैन लगाने के साथ साथ चुनाव आयोग को यह भी कहा है कि राजनीतिक दल के उम्मीदवार सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा मानदंडों का पालन नहीं कर रहे। जैसे कि आपने देखा है दीदी मोदी जी है, अमित शाह है, ये रैलियां कर रहे हैं पर मास्क नहीं लगा रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है देश में। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए चुनाव आयोग ने जो है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखकर पश्चिम बंगाल में जो है कि तत्काल प्रभाव पर जो कि रोड शो पर तत्काल प्रभाव किया है और वाहन रैलियों पर भी रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि जो सभा में केवल 500 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते, सिर्फ 500, ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। विश्व बैंक ने हाल ही में किस देश को कोविड-19 महामारी रिकवरी और नौकरी के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। विश्व बैंक ने जो है कि बांग्लादेश यानी कि बांग्लादेश को कोविड-19 महामारी की रिकवरी और नौकरी के लिए $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब समझौते से रिलेटेड बातों को हम जानेंगे। जैसे कि इनको $250 मिलियन के वित्त पोषण के लिए एक समझौते पर इसने हस्ताक्षर किए हैं और इससे जो है कि अधिक से अधिक जो रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी और कोविड-19 महामारी से तेजी से उभरने में भी मदद की जा सकेगी, ठीक है। इसी के साथ देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश ने भारत एवं पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर अगले 30 दिनों तक प्रतिबंध लगा दिया है? तो भाई 10 दिनों तक तो जो है कि हमारा यूएई ने लगाया था, लेकिन 30 दिनों तक का प्रतिबंध किसने लगाया भाई? इसका राइट आंसर टिक कीजिए। इसका जो राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी कनाडा, ठीक है। जो कनाडा देश ने उसने भारत और पाकिस्तान से आने वाली यात्री उड़ानों पर 30 दिनों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि बहुत ही मामले बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कोरोना वायरस के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं उनके बीच जो है कि कनाडा ने भी भारत और पाकिस्तान से उड़ने वाली जो उड़ानें हैं उन पर रोक लगा दी है और 30 दिन तक ये प्रभावी रहेगा, ठीक है। पाकिस्तान से आने वाली सभी यात्राओं पर तो प्रतिबंध लगा ही दिया है। हम आपको और बात बता दें कि पिछले साल दिसंबर में कनाडा है उसने ब्रिटेन से आने वाली सभी उड़ानों पर भी रोक लगा दी थी। इतना भयंकर है भाई। कनाडा की राजधानी ओटावा है, आपको पता ही होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला प्रश्न है, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जो है इसकी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा 10.2, ठीक है। जो केयर रेटिंग्स है उसने कहा है कि जो भारत की जीडीपी है वो 10.2 रहेगी 2021-22 के लिए, ठीक है। यानी कि अनुमान लगाया है उनने केयर रेटिंग्स ने, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं हम केयर रेटिंग्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कि पूर्व में जो वृद्धि दर थी वो 10.7 से 10.9% रहने की संभावना जताई गई थी, लेकिन इसको और घटाकर 10.2 कर दिया गया है, ठीक है। कोरोना वायरस की जो मामले में तेजी और वृद्धि के साथ
जो विभिन्न राज्यों में पाबंदियां लगाई जा रही है उससे आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने के साथ साथ वृद्धि दर के अनुमान को कम किया गया है। ठीक है, और केयर रेटिंग्स ने जो है कि 10.2 जीडीपी रहने का अनुमान लगाया है। इसके साथ देख लेते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर टाइम्स अमिताभ घोष की एक नई आगामी पुस्तक है। निम्नलिखित में से कौन इसे प्रकाशित करेगा? तो कौन प्रकाशित करेगा भाई? क्या आएगा इसका राइट आंसर? टिक कीजिए फटाफट। हमारा सी है, यानी कि हार्पर कार्लिन्स पब्लिशर्स इंडिया। ये जो है कि द लिविंग ऑफ माउंटेन यानी कि ए वेबल फॉर जो टाइम्स है, अमिताभ घोष की एक पुस्तक है आगामी, इसको प्रकाशित करेगा हार्पर कॉलिन्स जो पब्लिशर्स इंडिया है ये। इससे बारे में हम फैक्ट जान लेंगे, जैसे कि यह पुस्तक हिंदी और ई बुक और ऑडियो बुक के रूप में एक साथ प्रकाशित किया जाएगा और हार्पर कार्लिन्स पब्लिशर इंडिया अपने प्रतिष्ठित 4th स्टेज यानी कि छाप के तहत जनवरी 2022 में एक विशेष स्टैंड अलोन संस्करण के रूप में लिविंग माउंटेन को प्रकाशित करेगा। और द लिविंग माउंटेन ए फेबल फॉर टाइम्स, इसके जो ज्ञानपीठ विजेता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध लेखक अमिताभ घोष जो है, इनकी एक नई आगामी पुस्तक है। अमिताभ घोष की एक पुस्तक है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं अप्रैल 2021 में जारी चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, फिनलैंड। ठीक है, जो हैप्पीनेस रिपोर्ट है उसके अनुसार फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड है और चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स है, इनके अनुसार भी फिनलैंड फर्स्ट नंबर पे। अब ये है तो इसका जो इसके अलावा भारत का जो है कि 49th रैंक लगी है। इस सूचकांक में 104 देशों को सरकारी क्षमताओं के परिणामों के संदर्भ में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा इस मायने में रखने वाली शासन की क्षमताओं को मापने और उनमें निवेश को महत्व जताता है। ठीक है, और दर्शाता है। इसके अलावा इसमें फिनलैंड की बात की गई है, तो फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है और मुद्रा यूरो है। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हमारे जैसे ट्रिक आज हम लेकर आए महात्मा गांधी द्वारा संचालित आंदोलन। तो हमारी ट्रिक है, गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों के खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश को छुड़ाया। ये हमारी ट्रिक है। क्या है, एक बार और देख लीजिए। गांधी चंपारण से खेड़ा गए तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर अंग्रेजों से देश छुड़ाया। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, काफ़ी यानी कि बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चंपारण से हमारा हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहला सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1917 में किया गया उनके द्वारा। अहमदाबाद मिल मजदूर, जो कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, 1918 में किया गया था। खिलाफत आंदोलन जो तुर्की से स्टार्ट हुआ, खलीफा पद को समाप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन 1920 में इसको जो है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया। नमक कानून तोड़ो आंदोलन, जो नमक आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 1930 में जो है कि चलाया गया। देश छुड़ाया यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया। आई होप आपको ट्रिक भी पसंद आई होगी, वीडियो भी पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं हमारा आज का अंतिम मोटिवेशनल कोट। हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। ठीक है, जो एक बार जीत चुके हैं उनसे कहना है कि आपको एक बार नहीं 1000 बार जीतना है। ठीक है, एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बना। सिकंदर महान बनना बहुत ही मुश्किल काम है, आपको बार बार जीत के दिखाना पड़ेगा और आप आई होप कि आप जीतोगे एक दिन। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और अधिक वीडियोस देखने के लिए आनंद परमार क्लासेस को सब्सक्राइब करें। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।